हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं 5 ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, 5 सालों के सैम्पल पेपर और जो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं उनके अंदर से। और एक सीरीज चल रही है हमारी एसक्यूएल की, जिसमें मैंने एसक्यूएल के जितने भी क्वेश्चंस आपको अभी तक आ रखे हैं तो वो सारे के सारे मतलब आपको करा रही हूँ। तो 4 नंबर का आपको एसक्यूएल का क्वेश्चन आता जाता है। अगर आप ये दोनों सीरीज बड़े ढंग से देख लेते हो ना, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके पेपर में आपको इस सीरीज इन दोनों सीरीज से ना देखे। आप वो हर क्वेश्चन है जो कर पाओगे जो आपको आपके 13 तारीख के पेपर के अंदर दिखने वाला है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन वाला जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेथड्स में आपके पास कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, स्टाइल एंड पर्पस। हमें विजुअल कम्युनिकेशन की कहानी यहाँ पर थोड़ी पूछी गई है। देखिए, विजुअल कम्युनिकेशन किताबी भाषा कहती है कि इन्वॉल्व्स अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। नाम से काम के बारे में पता चल रहा है कि विजुअल मतलब विजुअल डिस्प्ले यहाँ पर जो है इंक्लूडेड है। जैसे कि हम बात करते हैं कि फोटोज की, है ना, विजुअल की बात होगी तो ऑफकोर्स फोटोज की, किसी फॉर्मेट की, कोई साइन की, कोड की, सिंबल की, जिसको आप देख सकते हो विजुअली। टेलीविजन, डीवीडी, सीडी, टीवी, है ना, ऑडियो विजुअल, एड, कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, क्योंकि विजुअल का मतलब ही क्या है, देखना है ना, तो देख करके यहाँ पर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो ये विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। व्हेन ए पर्सन एक्सप्रेस आइडियाज, व्यूज, थॉट्स थ्रू पिक्चर्स, पोस्टर्स, चार्ट्स, एनिमेशंस, कोई भी ऐसी चीज जो विजुअल है उसके थ्रू, तो ये विजुअल कम्युनिकेशन की कैटेगरी के अंदर आती हैं सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना, विजुअल मतलब देख करके। तो आपके सामने कोई फोटो आई, उसको देख करके आप बोल रहे हो, तो ये चीज इसी के अंदर है जो आती है। सेल्फ मोटिवेशन क्या चीज है? व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? मेरे ख्याल से आप अधिकतर जो चीजें हैं ना वो खुद से भी है जो कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी कोई किताबी परिभाषा रटाने की जरूरत है जो पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन आपको पता है। आपने अपने स्कूल में कहीं पोस्टर देखा होगा, आपने कोई ऐसी मूवी देखी होगी, है ना, नेवर गिव अप, आपने एमसी मैरी कॉम की मूवी देखी होगी, क्या सीखा आपने उसको देख करके? नेवर गिव अप। मिल्खा सिंह की मूवी देख करके क्या सीखा? नेवर गिव अप। अभी जो वो चंद्रयान के ऊपर वो बनी थी मूवी, है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, है ना, तो वो भी क्या थी? नेवर गिव अप, है ना। तो गिव अप नहीं करना है, तो अंदर से आपको अपने आप को मोटिवेट करते जाना है, वही बस इसके अंदर है जो आता है। सेल्फ मोटिवेशन इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग थिंग्स विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। हमें क्या परवाह दुनिया की, है ना। सो दुनिया क्या कहे, हमें क्या लेना देना। हम अपने आप को ही अंदर से मोटिवेट करके हम अपने जो गोल है उनको अचीव मतलब करने में जो है, आप कह लो कि अपनी दिन भर दिन की एक्टिविटीज करते जाएं। तो बस यही सेल्फ मोटिवेशन है। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल इजीली फाइंड रीजन टू कंप्लीट अ टास्क। वो कहते हैं ना कि यार काम ना करने के 100 बहाने आ जाएंगे, बस करने का एक बहाना है जो तुम ढूंढ लो, है ना। तो ना करने के लिए तुम्हें एक्सक्यूजेस हजारों मिल जाएंगे, भाई करने की एक ही वजह है जो काफी है। ओके, सो ये जो किस्म के लोग होते हैं इनमें नेवर गिव अप वाली फीलिंग है जो होती है। कोई लाख कह दे कि भाई तुम ये चीज अचीव नहीं कर सकते, इनको पता है कि जब इनको खुद को पता है ना कि ये कर सकते हैं, तो क्या परवाह दुनिया की। दुनिया कहती रहे, हम तो करेंगे वही जो दिल में ठान रखी है ना। Self motivation is the psychological and personal phenomenon. The sources of motivation may be different for different people depending on their age, gender, status, culture, background. ये सारी चीजें भी अफेक्ट है जो करती हैं, है ना। क्योंकि अगर हम यंग एज की बात करें, है ना, 25 से 30, तो यस नेवर गिव अप फीलिंग। लेकिन जैसे जैसे एज, बट वो भी है कि आपका स्टेटस, जेंडर, आसपास के लोग, ये भी बहुत फर्क है जो डालते हैं अंदर से जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं।
इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। तो मैं जो भी परिभाषा इसमें से लिख रही है ना, तुम लिख लो। एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। इसको इंस्ट्रिक्स बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल्स बोलते हैं, है ना। तो एक अंदर अंदरूनी आता है कि भाई हमें किसी भी बाहर की पुशअप की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल मतलब मैंने कहा कि बेटा वहां तक भाग लो, तुम्हें कप मिल जाएगा, तुम्हें चॉकलेट कॉफ टॉफी कुछ दे देंगे, तो वो एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, तो ये आता है इंटरनल, आप कह लो कि अपने आप से करना, और रिवॉर्ड एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो। ओके, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको पूछा गया है डिफाइन। हम यहाँ पर वॉर्म्स की बात कर रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं। जी हाँ, हमारे कंप्यूटर में भी कीड़े होते हैं। नहीं नहीं, पेपर में आपको ऐसे नहीं लिखना है कि हमारे कंप्यूटर के पेट में कीड़े होते हैं। ये तो एक हंसने की बात हो गई। बाकी अगर हम वॉर्म्स की बात करते हैं ना, तो ये भी एक मालवेयर का ही आप कह लो कि एक टाइप है। वॉर्म्स क्या होते हैं कि इस तरीके के वायरस होते हैं जो कि अपने आप को रेप्लिकेट है जो करते रहते हैं। ठीक है, कि आपने मान लीजिए पेन ड्राइव लगाई किसी सिस्टम के अंदर, आपने इसमें लगाई पेन ड्राइव, इसमें वॉर्म्स थे। अब आप अपने सिस्टम में लगाओगे तो यहाँ पर भी आ जाएंगे। और इसकी एक चीज होती है कि अगर एक वॉर्म आ गया ना, तो वो क्या करता है, अपनी सेना बनाता रहता है। ठीक है, बढ़ते रहते हैं वो। तो इससे क्या होता है कि मेमोरी की बड़ी दिक्कत है जो आती है। ये नेटवर्क से भी फैल जाता है, और उससे क्या दिक्कत आती है कि आपके इंटरनेट की स्पीड है जो कम हो जाती है। ठीक है, सो ये अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं, और इस तरीके से ये आप मतलब अगर आपकी डिस्क आप इतनी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये वॉर्म्स क्या करेंगे, फैला फैला के आपको मेमोरी की दिक्कत करा देंगे। आप कहोगे कि यार मैं स्पेस तो बहुत कम यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेमोरी की दिक्कत क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ दीज वॉर्म्स। ठीक है, तो दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम, क्योंकि एक को रिमूव करोगे तो एक भी बच गया, तो फिर वो रेप्लिकेट करके खतरनाक है जो होते हैं ये। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप आपको डिफाइन करनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship, the process of developing a business plan, launching and running a business using innovation to meet customer needs and to make a profit is entrepreneurship. देखिए, एंटरप्रेन्योर पहले तो एक वो बंदा है, ठीक है, जिसके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया इनोवेटिव सा, और उसने अपनी मेहनत से, लगन से उस आइडिया के पीछे वो लग गया। ठीक है, चाहे वो उसके दिमाग में कोई भी आइडिया क्यों ना, चाय बनाने का ही आइडिया क्यों ना आया हो, है ना। तो अब उसने उसमें इतनी क्रिएटिविटी डाली, इतनी उसके अंदर चीजें डाली, अब वो क्या है कि हाँ, अब उसने उस आइडिया के अंदर इतनी सारी जो है अपने एफर्ट, अपनी मेहनत डाली कि अब उसने अपना बिजनेस है जो एक एम्पावर है जो खड़ा कर लिया। ठीक है, तो बस अब ये जो प्रोसेस चल रही है भाई, कि उसने एक बड़ी कंपनी अपनी शुरू कर ली, आप छोटा भी बिजनेस कह लो कि इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, तो वही एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, जिसमें बिजनेस प्लान आ गए, जिसमें आपका बिजनेस रन हो रहा है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज से आप दूसरों से बेहतर अपने बिजनेस को आगे लेकर के जा रहे हो। तो बस वही है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर वन इज रनिंग अ बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ पीपल and looking for ways to make the business better or to make profits. तो बस ये किताबी भाषा आप यहाँ पर लिख सकते हो। What do you mean by organic farming? मतलब दो शब्द जुड़ रखे, तो organic, दूसरा farming, है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इज वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो केमिकल वगैरह का यूज ना करते हुए, फर्टिलाइजर वगैरह का यूज ना करते हुए, केमिकल वगैरह का यूज ना करते हुए, एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज दियर प्रोडक्शंस। ठीक है, तो केमिकल का यूज ना करते हुए हम, जैसे मान लो मैं घर पे ऑर्गेनिक खेती कर रही हूँ, है ना, मैंने कोई केमिकल वगैरह उसमें नहीं डाला है, और मैं बस नॉर्मल जो होता है, जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि काउ डंग टू हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना, तो मैं ऐसे गोबर वगैरह वाली खाद का यूज करके जो है खेती कर रही हूँ, या फिर वो पौधा या जो भी मैं अब घर पे भी कर रही हूँ, तो है ना। तो यस, ये क्या हो गया ऑर्गेनिक, मतलब जिसमें केमिकल्स इंक्लूड नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। कई बार हम प्रोडक्ट्स भी लेके आते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मतलब केमिकल फ्री प्रोडक्ट है ये। ठीक है, ओके। हाँ, अब ये हमारे हो गए 6, 7, 8, 9, 10 प्रश्न।
यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आगे चलते हैं, कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाइल्स। वो वाला स्टाइल नहीं जो हम मारते हैं, ये वो वाला स्टाइल पूछा इसने जो हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस के अंदर। स्टाइल क्या है? अ स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट that you can apply to selected pages, text frames, other elements in your document to quickly change their appearance। क्या तुमने ऐसा देखा था स्टाइल वाला पेज? हाँ, तो इसमें देखो क्या है, ये ग्रुप्स बने हुए हैं ना इसके, जो आपको जैसे चाहिए आप उस हिसाब से करेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल यूज कर सकते हो, है ना। तो इट्स अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेज, टेक्स्ट, फ्रेम्स, जहां पर भी आपको अप्लाई करना है। When you apply a style, you apply a whole group of formats at the same time। ठीक है, तो बस इससे आपके हेल्प जो हो जाती है कि आप एक बार अपना स्टाइल क्रिएट करके, आप खुद के भी वैसे क्रिएट कर सकते हैं ना स्टाइल करके, आप जो है उसको बार बार अप्लाई कर सकते हो। खैर, स्टाइल हमारे पास हो चुका है। सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस इज नथिंग, सेल रेफरेंस इज जस्ट कि आप किस सेल को रेफर कर रहे हो, या फिर रेंज ऑफ सेल, कहां से कहां तक आपको वो फॉर्मूला पर्टिकुलर है जो अप्लाई कराना है, बस ये हमारा सेल रेफरेंस है जो हो गया। सो डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। आई थिंक ये क्वेश्चन इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई इज आस्किंग दिस क्वेश्चन एवरी ईयर। अगर आप ये चीज नोटिस कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इस वीडियो के अंदर बड़े प्रैक्टिकल वे में बताया, बट मैं आपको यहाँ किताबी भाषा बता देती हूँ। किताबी भाषा कहती है कि जो एब्सोल्यूट आपका जो हाइपरलिंक है ना, वो क्या है? अ कंप्लीट यूआरएल दैट स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ वेब पेज। मतलब जैसे मेरे को चिट्ठी भेजनी है ना, ये चिंटू है, इसके घर चिट्ठी भेजनी है, तो मेरे को इसका क्या पता होना चाहिए? कंप्लीट एड्रेस, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे इसकी पता होनी चाहिए कि भाई ये चिंटू कहाँ रहता है। तो मैं इसकी गली नंबर, हाउस नंबर, पिन कोड, सारी चीजें डाल करके इसको वो चिट्ठी भेजूंगी। और एक जो चिंटू है वो मान लो मेरे घर से 4 कदम आगे पीछे रहता है ना, तो यानी कि मेरी करंट लोकेशन से ही आगे पीछे जो जाना है, तो वो क्या हो गया? वो रिलेटिव हो गया। अब इन चिंटू की जगह पर आप कोई भी इंटरनेट का कोई भी एक पाथ ले लीजिए, है ना। आप मान लीजिए किसी वीडियो को ओपन कर रहे हैं या किसी पीडीएफ को ओपन कर रहे हैं, है ना, तो स्पेसिफिक यानी कि आपने HTTPS से लेके पूरा उसका पाथ दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो है, जब हम करंट डायरेक्टरी से आगे कहीं जाना चाह रहे हैं कि इस फोल्डर से इस फोल्डर में, तो आपको पूरा पाथ देने की जरूरत है जो नहीं होती। तो पार्शियल यूआरएल, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द करंट लोकेशन। आपकी करंट लोकेशन कहाँ है, बस वो ज्यादा मायने जो यहाँ रखती है। कंटेन्स अ पार्शियल पाथ और फाइल नेम रिलेटिव टू द करंट पेज। करंट पेज से रिलेटिव, ठीक है, नाम से ही काम का पता चल रहा है कि रिलेटिव। एंड अगर आप बात करोगे एब्सोल्यूट की, तो इसमें फुल पाथ HTTPS से लेकर के पूरा सोर्स देना पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी करंट डायरेक्टरी कहां पर है। नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन डायरेक्टली स्ट्रक्चर और फाइल लोकेशन। देखो इसमें एक चीज और होगी कि अगर आपकी वो पर्टिकुलर फाइल, मतलब जिसका आपने पाथ दिया वहां मौजूद नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इन दोनों के ही एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पर ये देखो पूरा HTTPS से है, तो ये क्या हो गया? ये एब्सोल्यूट बात है जो हो गया, ठीक है। बाकी देखो इसके अंदर भी परिभाषा है कि रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। लेकिन ये स्टॉप वर्क कर देगा अगर आपका टारगेट ही वहां से मूव हो गया। मतलब जो एड्रेस आपने दे रखा है, जिस भी, जैसे मैंने इस वीडियो का एड्रेस दे दिया, ये वीडियो मैंने हटा दी वहां से, तो फिर तुमको क्या दिखेगा? दिखेगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर। खैर, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, आप बात करते हैं RDBMS की, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो RDBMS की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड है किसके ऊपर? रिलेशनल मॉडल के ऊपर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनमें से रिलेशनल मॉडल है जिसके ऊपर बेस्ड है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल, इन द रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस ऑफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ ट्यूपल। मतलब ये जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है ना, इसके ऊपर बेस्ड है आपका RDBMS। और इसके अंदर रिलेशन का मतलब है, हम टेबल की बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो टेबल क्या होंगी, आपस में रिलेट हो सकती हैं। मतलब आपका डेटा क्या है कि अगर कुछ डेटा यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो आप इन टेबल को आपस में रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर रो टेबल की बात हो रही है तो इट मीन्स रो की बात होगी, कॉलम्स जो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर गलती से, बट यस रोज और कॉलम्स होंगे इसके अंदर। तो बस यही हमारा रिलेशनल डेटाबेस है जिसमें हम टेबल्स को आपस में कनेक्ट करके बस अपने डेटा के साथ काम है जो कर रहे होते हैं। डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा डेटा है, और कौन सी ऑर्गेनाइज्ड वे में, कौन सी स्ट्रक्चर में, एक टेबल की स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम लोगों को बताना, और ये क्वेश्चन आपका आ भी रखा है, आई थिंक पिछले साल भी आपसे पूछा गया है। देखिए कुछ भी नहीं, क्लाइंट और सर्वर के अंदर ये डाटा है, ठीक है, ये सर्वर है। अब ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है अपने क्लाइंट्स को, तो द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज, तो ये सर्वर कहलाता है, और जिनको मिल रही होती हैं सर्विसेज वो क्लाइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है जो आप बिल्कुल बना करके आ सकते हो। तो हम ये सारे क्वेश्चन अभी तक में कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हाई कंट्रास्ट। बिल्कुल ये हमारा वो वेब वाला चैप्टर है जिसमें कीज वगैरह थी, है ना, तो ये उसी के अंदर से है। तो हाई कंट्रास्ट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल जिनको विजुअली आप कह लो कि इम्पेयर्ड है, उनके लिए है। यू कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ फॉन्ट एंड बैकग्राउंड फॉर ईज ऑफ व्यूइंग। मतलब हाई कंट्रास्ट दे करके अपने इसको विंडो को, है ना, विंडो के लुक को, अपीयरेंस को, मतलब आपके जो भी आपके पास फॉन्ट या ये जो भी आपको ऊपर ड्रॉ ये सब दिखाई दे रहा है, तो ये आपको चमकता हुआ सा हाई कंट्रास्ट में दिखाई दे, ताकि जो लोगों को कम दिखाई देता है या विजुअल इम्पेयर्ड है तो वो भी अच्छे से काम है जो विंडो के ऊपर कर पाए, है ना। तो ये हमारे प्रश्न हो चुके हैं। आगे चलते हैं, कहता है कि राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ रीसाइजिंग एन इमेज। इमेज को रीसाइज करने की बात है। कुछ नहीं, आप इमेज पकड़ो, बस उसके ऊपर आपको जो है मतलब किसी भी इमेज को आपने अगर किया, मैंने मान लीजिए यहां पर ही ले लेते हैं, जैसे ये इमेज है मेरी, है ना, तो बस इसको रीसाइज क्या कर रहे हैं, ये रीसाइज करना ही तो हो गया। बस इसी को आपको किताबी परिभाषा भाषा के अंदर लिख देना। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपके पास में है ओरिजिनल और एडिटेड वर्कशीट है, दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, रिलेशनशिप। खैर ये क्वेश्चन मैंने बड़े ढंग से आपको प्रैक्टिकली इसके अंदर करा रखे हैं। ठीक है, तो आप लिंकिंग वाले लेक्चर को देख सकते हो, और आप अगर रिलेशनशिप की बात करोगे तो ये देखो आपको 13-14 मिनट का लेक्चर है, 1 to 1, 1 to many, many to 1, है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राइवेसी और डेटा कंसिस्टेंसी। देखिए प्राइवेसी से क्या मतलब है, मुझे नहीं लगता कि इस वर्ड को मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी। हम मोबाइल में बहुत बार प्राइवेसी की सेटिंग्स है जिसको चेंज करते, तभी हम कहते हैं कि ये बंदा हमारा स्टेटस देख ले, ये बंदा ना देखे, है ना। तो ये प्राइवेसी हम लोग कर रहे होते हैं कि इसको फोन नंबर दिखना चाहिए, या ये मेरी प्रोफाइल पिक करना ना देखे, या जो भी है ना। प्राइवेसी अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे डेटाबेस को अगर हम यूज कर रहे हैं तो प्राइवेसी मेंटेन रहती है हमारे डेटा की। एक तरफ मान लो तुमने फाइल के अंदर डेटा रखा, और दूसरी तरफ मान लो तुमने डेटाबेस में डेटा रखा है। अब इसके अंदर क्या चीज हो सकती है, फाइल के अंदर तुमने अपना फोन नंबर एड्रेस लिखा है, कोई भी आएगा खोलेगा और आपका डेटा चेंज भी कर सकता है, और आपका डेटा देख करके जा सकता है, लीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विदाउट योर परमिशन नोबडी कैन डू एनी चेंज, इवन नोबडी कैन चेंज तो दूर की बात है, दे कांट इवन सी योर डेटा, बिकॉज आपकी परमिशन यहाँ पर अथॉरिटी नहीं है। तो ये फायदा हो जाता है। तो ओनली द ऑथराइज्ड पर्सन who is having authority to access this database or data, so they can only see, they can only watch, they can only change। तो ये प्राइवेसी कंसर्न यहाँ पर होता है जब हम डेटा बेस का यूज जो करते हैं। तो हमारा डेटा इज मोर सिक्योर जब हम डेटाबेस यूज करते हैं एज कंपैरिजन टू द फ्लैट फाइल। अब डेटा कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है कि मान लीजिए आपकी एक फाइल के अंदर, मतलब ये क्लास टीचर के पास में आपकी फाइल है, एक फाइल मान लीजिए आपकी एडमिन ऑफिस के अंदर है, एक मान लीजिए लाइब्रेरी के अंदर है, और एक मान लीजिए आपके कंप्यूटर टीचर के पास में, या एक आपके पीजी में। तो आप आते हो, आप अपनी मैम के पास क्या करते हो, अपना फोन नंबर चेंज करा देते हो कि मैम मेरा फोन नंबर वॉज PYQ, बट अब मेरा फोन नंबर चेंज होकर के ABC हो चुका है। तो आपकी मैम क्या करती है, एडमिन ऑफिस में भी आपका फोन नंबर PYQ से ABC करवा देती है।
लेकिन अब आपकी मैम को ये नहीं पता ना कि आपका रिकॉर्ड और भी जगहों पर चल रहा है। तो यहां पर तुम्हारा फोन क्या है, ABC, बट इन सारी फाइल्स में क्या है, तुम्हारा फोन नंबर अभी भी पुराने वाला है। तो क्या हो रहा है, मिसमैच हो रही है ना कॉपीज, है ना, मल्टीपल कॉपीज बट मिसमैच हो रही है। अब कुछ टाइम के बाद में ऐसा होगा कि अरे 3 में ये वाला फोन नंबर है, 2 फाइल्स के अंदर आपका ये वाला है, तो सही कौन सा हुआ यहाँ पर या गलत कौन सा हुआ। तो यही डेटा कंसिस्टेंसी है। ठीक है, तो इज इंश्योर द डेटाबेस बिकॉज देयर इज नो डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए डेटा की। डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स देयर शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग copies of the same data. All data appears consistently across the database and must be the same for all the users viewing the database. ठीक है, तो जितने यूजर उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं उन सबको सेम ही रिजल्ट है जो विजिबल होना चाहिए। इसके लिए एक और एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक की टिकट बुक करवाई ट्रेन की, और आपकी टिकट किस में है, वेटिंग के अंदर है। ठीक है, तो अब आप जाते हो रेलवे स्टेशन, वहां पर काफी सारे काउंटर हैं, काउंटर A है, काउंटर B, काउंटर C। आप इनसे पूछते हो तो ये कहते हैं नहीं नहीं आपकी टिकट अभी वेटिंग में है। आप सोचते हो इनको बड़ा पता है, इनको देख लेते हैं, ये कहेंगे वेटिंग में है। अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये बंदा आपको कह दे कि आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है, अब आप जा सकते हो, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक सेंट्रल डेटाबेस से ही आपका डेटा देख करके आपको बताएंगे। तो अगर सेंट्रल डेटाबेस में कोई चेंज होगा तो वो सब जगह चेंज आपको अपीयर होगा। इवन तुम अंटार्कटिका में बैठ करके भी देखोगे तो भी तुम्हें वेटिंग ही दिखाएगा। ठीक है, तो एक जगह चेंज, सब जगह विजिबल। तो दैट मस्ट बी सेम फॉर ऑल द यूजर्स। ऐसा नहीं है कि घर पे तुम्हें 100 में से 100 नंबर दिख रहे हैं लेकिन स्कूल जाते ही 100 में से आपको 0 नंबर दिखाई दे रहे हैं। नो, इट विल बी विजिबल सेम टू ऑल द यूजर्स। अच्छा, अब कहते हैं कि स्टेट एनी 4 रूल्स और एटिक्वेट्स टू बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग ऑन इंटरनेट। बिल्कुल, ये चीज आप लोग नहीं जानोगे तो कौन जानेगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए है एटिक्वेट्स। जैसे घर में हमारे मेहमान आते तो हम बदल से जाते हैं ना, हम जो जंगली से होते हैं और हम अचानक से ये एकदम मतलब सियाने और सोने बच्चे बन जाते हैं। बस वो चीज है कि अब हम इंटरनेट की दुनिया में हैं तो हमें यहाँ पर भी ऐसे सियाने सोने बच्चे बन करके काम है जो करना होगा। तो चैटिंग करते दौरान मैसेज शॉर्ट होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने तुमसे पूछा कि भाई तुम कल स्कूल आ रहे हो और तुम उस पर पूरा का पूरा एकदम वो छापने की कोशिश करो कि मैं स्कूल आ रहा हूँ या क्यों नहीं आ रहा, ये जो है ना। तो शॉर्ट करिए। ऑलवेज इंट्रोड्यूस, अगर आप एक नए नंबर को देखते हैं तो आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट काम सौंप दें, आप पहले इंट्रोड्यूस करिए। आस्क इफ द अदर पर्सन हैज टाइम टू चैट फर्स्ट। ऐसा नहीं कि बंदा सामने वाला बिजी है और तुम फिर बातें करने लग जाओ ना। तो ये सारे जो आप कुछ भी इनमें से लिख सकते हो, बहुत ईजी है। In a business environment, know exactly what you want to discuss. ठीक है, तो आप पहले तय कर ले कि आपको बात क्या करनी है, देन आप स्टार्ट करिए। ठीक है, तो बिल्कुल रूड मैसेजेस का इस्तेमाल मत करिए। ठीक है, अपर केस इज एक्सट्रीमली रूड। तो अगर आपको कोई चीज शाउट करके कहनी होती तब हम अपर केस का यूज करते हैं। गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड। ऐसा नहीं कि आपने अगर कुछ मैसेज कर दिया है तो आपको उसी सडनली मैसेज उसका रिप्लाई आना चाहिए। तो ये सारे एटिक्वेट्स हैं जो आप फॉलो करिए एंड बस इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि दैट यू हैव टू राइट समथिंग एल्स दैट यू नो बेटर, दैट यू कैन ऑल्सो राइट। एंड चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली